ओम परमात्मने नमः। पाश्चात्य न्यायशास्त्र की निगमन विधि को समझने के लिए यह आकारवाद भी समझ लेना चाहिए। निगमन पद्धति में कुछ ऐसा आकार निर्धारित किए गए हैं जो अनुमान की शुद्धि और अशुद्धि का बोध कराने में सहायक होते हैं। पाश्चात्य न्यायशास्त्र में प्रत्येक वाक्य को विश्लेषण करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि जिन वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें 4 प्रकार के वाक्यों में से किसी एक प्रकार में अवश्य डाला जा सकता है। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि सब बंगाली भारतवासी हैं, तो यहाँ बंगाली उद्देश्य है और यह व्याप्य है, अर्थात संपूर्ण बंगालियों को व्याप्य करता है। दूसरी ओर भारतवासी विधेय है और यह सब भारतवासियों को व्यक्त नहीं करता, क्योंकि भारतवासी बंगालियों के अतिरिक्त भी है। यह संभव है कि ये वाक्य में कुछ ऐसा भी उदाहरण मिल जाए जिसमें विधेय भी व्याप्त हो, जैसे सब मनुष्य विचारशील प्राणी है। यहाँ विधेय विचारशील प्राणी भी सभी विचारशील प्राणियों को व्यक्त करता है, किंतु विधेय का परिमाण ये वाक्य में निर्धारित नहीं किया जाता। अतः वे समस्त भावनात्मक वाक्य जिनका उद्देश्य व्याप्त हो और विधेय अव्याप्त ये वाक्य होते हैं, और ऐसे निषेधात्मक वाक्य जिनका उद्देश्य विधेय के समस्त अंश से पृथक होता है, ये वाक्य कहलाते हैं। जैसे कोई भी मनुष्य देवता नहीं है। यहाँ अभिप्राय यह कि कोई भी मनुष्य कोई भी देवता नहीं है। इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों प्राप्य है, दोनों वाप्य है। ऐसी भावनात्मक वाक्य जो अंश व्याप्ति होते हैं आई वाक्य कहलाते हैं। जैसे कुछ अवश्य या कुछ प्राणी बुद्धिमान हैं। यहाँ उद्देश्य तो अव्याप्य है ही, विधेय भी अव्याप्य है। यहाँ विधेय का परिमाण शब्दतः कहा नहीं जा सकता, किंतु वे अव्याप्य हैं। कुछ प्राणी विद्वान हैं, इसमें इसका यह अभिप्राय हुआ कि कुछ प्राणी कुछ विद्वान हैं, और इस प्रकार आई वाक्य में कोई भी पद व्याप्त नहीं है। चौथा वाक्य में वाक्य अभावात्मक और उद्देश्य अंशव्यापी होता है। उदाहरण के लिए कुछ मनुष्य भारतवासी नहीं हैं। यहाँ उद्देश्य अव्याप्य है, किंतु विधेय व्याप्य है। हमारा तात्पर्य यह कि कुछ मनुष्य कोई भी भारतवासी नहीं है। इन्हीं 4 वाक्यों में 18वीं सदी के यूलर ने 4 वृत्तों के द्वारा इसे प्रकट किया, और इस वृत्त का अर्थ विधेय है। ये पाश्चात्य न्याय दर्शन में किसी भी अनुमान को शुद्ध अशुद्ध जानने के लिए उस वाक्य को न्याय वाक्य में परिणित किया जाता है, और न्याय वाक्य का आधार यह रहता है कि प्रथम तो वाक्य उद्देश्य और विधेय 2 भागों में स्पष्ट रूप से बढ़ जाए, और दूसरे उसकी क्रिया के है रूप में या नहीं है रूप में आ जाए। उसके बाद कुछ उदाहरण भी बतलाए गए हैं। न्याय वाक्य में हेतु भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा जा सकता है। उसी आधार पर न्याय वाक्य में 4 आकार संभव है। पहले आकार का उदाहरण लें। सभी हिंदू भारतीय हैं, सभी सनातन धर्मी हिंदू हैं, इसीलिए सभी सनातन धर्मी भारतीय हैं। यहाँ साध्य वाक्य में प्रथम वाक्य में
हेतु पद उद्देश्य के स्थान पर द्वितीय वाक्य में दो पक्ष वाक्य कहलाया है। में हेतु विधेय के स्थान पर किया गया है। प्रथम आकार और दूसरे आकार का उदाहरण कोई जापानी भारतीय नहीं है। यहाँ हिंदू भारतीय है, इसलिए वह हिंदू जापानी नहीं है। यहाँ पहले दोनों वाक्यों में हेतु विधेय के स्थान पर है, अतः यह दूसरा आकार है। तीसरे आकार में सभी मनुष्य विचारशील है। यहाँ सभी मनुष्य जीवधारी है, इसलिए कुछ जीवधारी विचारशील है। यहाँ हेतु पद आधार वाक्य के उद्देश्य के स्थान पर आया है। और चौथा आकार उदाहरण है कि सभी मनुष्य जीवधारी है। सभी जीवधारी नाशवान है, इसलिए कुछ नाशवान पदार्थ मनुष्य हैं। यहाँ हेतु पद साध्य वाक्य में विशेष के विधेय के स्थान पर और पक्ष वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर आया है। इन चारों प्रकारों में हेतु का स्थान होता है और इन्हें विधेय, हेतु और उद्देश्य, इस तरह से त्रिकोणीय इसका मानचित्र, इसका चित्र बना करके इसको भी स्पष्ट किया जा सकता है। अब न्याय वाक्य का संयोग आधार वाक्य में जो दो वाक्य हैं ऊपर पहले वर्णन में बताया जा चुका है, उसमें कोई भी एक हो सकता है। इस तरह से निम्न 16 संभव प्रयोग हैं और ये 16 प्रकार के संयोग 4 प्रकार के आकारों में होने से 64 संयोग संभव है। यहाँ निष्कर्ष वाक्य में भी ऊपर के 4 वाक्य संभव माने गए हैं और पूरे वाक्य न्याय वाक्य में 256 प्रयोग होते हैं, किंतु 256 प्रयोगों में से केवल 19 प्रयोग ही प्रमाणित सिद्ध हुए हैं और ये प्रमाणिक संयोग ही वास्तविक संयोग हैं। इस प्रकार प्रत्येक आकार के परीक्षण करने पर जो 19 संयोग सिद्ध होते हैं उनके सूत्र नीचे दिए हैं। बेर, किलेरिन आदि आदि। इस संकेत सूत्रों के अनुसार व्यंजन को निकालकर केवल स्वरों को देखने पर न्याय वाक्य का रूप निकल आता है। वस्तुतः प्रथम बेरी में से ब और र को निकाल दें तो ए शेष रह जाएगा, जिसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम न्याय वाक्य में दोनों आकार वाक्य भी ए होने पर ही निष्कर्ष भी ए ही होगा। ऐसे संकेत सूत्र में जो व्यंजन हैं वे भी उपयोगी हैं। यह संभव है कि आकार के न्याय वाक्य को किसी भी अन्य प्रकार के न्याय वाक्य में बदला जाए और इस व्यंजनों के संकेत रूप में यह विधि बतलाई गई है, किंतु हम विस्तार भय से इस विधि की चर्चा नहीं करेंगे। और मानसिक व्यायाम तो अवश्य ही हो जाता है, किंतु पाश्चात्य न्याय दर्शन में कोई ऐसी विशेषता विशेष रूप से सामने नहीं आती जिसका उपयोग भारतीय न्याय दर्शन के अध्येताओं के लिए हो। और इसलिए केवल इतना ही आशय है कि एक अनुमान को हम भाषा के अनेक प्रकार में रख सकते हैं। जो इस संबंध में विशेष देखना चाहे तो पाश्चात्य न्याय के निगमन विधि को किसी भी प्रारंभिक पुस्तक से इसका अध्ययन कर जाना जा सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य न्यायशास्त्र में आकार और आकारों के संभव संयोग पर बहुत विचार हुआ है। भारतीय न्यायशास्त्र में प्रायः सभी अनुमान एक ही प्रकार के आकार में रहते हैं और वह आकार किस प्रकार पाश्चात्य न्यायशास्त्र के आकार में परिणत किया जा सकता है, हमें यह पूर्व में ही यह चर्चा की जा चुकी है। अब हेत्वाभास पर चर्चा करते हैं कि पाश्चात्य न्यायशास्त्र में हेत्वाभासों की चर्चा भी विस्तार से हुई है। न्याय के कुछ दोष न्याय से संबंध है और कुछ विषय से संबंध है। इसमें पहला दोष भिन्नार्थ दोष है और उदाहरण के लिए नवनीत उत्तम भोजन है। यह पुस्तक नवनीत है। यह पुस्तक
उत्तम भोजन है। यह न्याय वाक्य में प्रथम वाक्य में नवनीति का प्रयोग मक्खन के अर्थ में हुआ है और दूसरे अर्थ में पुस्तक विशेष के अर्थ में हुआ है। अतः अनुमान भिन्नार्थक दोष से युक्त है। वाक्यों का अर्थ उच्चारण के कारण बदल जाता है। अतः यदि किसी न्याय वाक्य में हम उच्चारण द्वारा एक शब्द का अर्थ एक जगह और कुछ का अर्थ दूसरे जगह कर देते हैं तो अनुमान दूषित हो जाएगा। यह भ्रामक उच्चारण दोष है। उदाहरण के लिए, तुम पड़ोसी का वध नहीं करोगे। यहाँ तुम शब्द पर बल दे दिया जाए तो अर्थ होगा कि वध तुम नहीं करोगे, कोई और कर सकता है। यहाँ यदि यही बल अपने शब्द पर दे दिया जाए तो अर्थ होगा कि तुम अपने पड़ोसी का वध नहीं करोगे, दूसरे के पड़ोसी का वध कर सकते हो। यदि यही बल पड़ोसी पर हो जाए तो अर्थ होगा कि तुम पड़ोसी का नहीं किंतु किसी अन्य मनुष्य का वध कर सकते हो। यदि यह बल का वध शब्द पर हो तो अर्थ यह होगा कि वध नहीं करोगे और कुछ और मारना पीटना कर सकते हो। यदि यही बल नहीं करोगे तो पर अर्थ तुम्हें पड़ोसी का वध नहीं करना चाहिए। इस तरह का वाक्य यहाँ प्रयोग है। उच्चारण से इतना अधिक अर्थ संभव है, ठीक अनुमान में सहायक नहीं कर सकते। कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनका अर्थ असंभव होते हैं और क्योंकि उनकी रचना भ्रामक होती है। भागो मत जाने दो। यहाँ भागो में के बाद अर्ध विराम हो तो कुछ और ही अर्थ हो जाएगा और यदि यही अर्ध विराम मत के बाद हो तो विपरीत अर्थ होगा। ऐसे भ्रामक वाक्यों को अनुमान में बाधक होते हैं। यहाँ भ्रामक रचना दोष कहलाता है। यदि एक भार को 10 व्यक्ति अलग अलग न उठा सकें तो आवश्यक नहीं कि 10 मिलकर भी उसे उठा न सकें। यदि ऐसा मान लें तो उसका अर्थ यह होगा कि हम पृथक पदार्थ और समूह रूप में पदार्थ की शक्ति में विवेक नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमें कहें कि इस वकील की प्रारंभिक युक्ति से अभियुक्त का अपराध सिद्ध नहीं होता, अतः ये समस्त युक्तियाँ मिलकर भी उसका अपराध सिद्ध नहीं कर सकती। यह संग्रह दोष है। संग्रह दोष के ठीक विपरीत विग्रह दोष है, जो बात सबके संबंध में सामूहिक रूप में है और यह सामूहिक रूप से किसी के साथ सत्य नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, इस बाग में घनी छाया है, अतः इस बाग का बबूल का वृक्ष भी घनी छाया वाली है। यहाँ शब्दों का अलंकार प्रयोग होता है और यहाँ भ्रम भी हो सकता है। इति